गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और शाम के 7:30 हो चुके हैं स्टूडेंट, और आज हमारा समय है एक प्रैक्टिस सेट लगाने का। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का होगा, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण होगा स्टूडेंट। जितने मैं आपको ये बातें बताता हूँ उतने आप इस वीडियो का लिंक अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल में दोस्त हैं उनको सेंड करिए। ऐसे ही सेंड करते रहें करें ऑल स्टूडेंट, क्योंकि जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ वैसे ही आप मेरे लिए थोड़ी मेहनत कर दीजिए कि अपने फ्रेंड सर्किल वाले जितने भी दोस्त हैं या ग्रुप हैं आपके, उसमें आपको इस लिंक को भेज देना है। वीडियो का लिंक आराम से सेंड कर दीजिए, जल्दबाजी किसी बात की नहीं है। चलिए ऑल स्टूडेंट, तो आप अच्छे से जानते हैं कि आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। जैसे कि रात देखा गया है स्टूडेंट कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आते हैं और क्वेश्चन नहीं लगाते हैं और चले जाते हैं स्टूडेंट। ऐसा करने से क्या होगा स्टूडेंट, आप खुद बताइए। आज ऐसा मत करना, क्योंकि आज मैं आपके लिए जीएस के कम से कम 70 प्रश्न लेकर आया हूँ, हिंदी के 40 प्रश्न लेकर आया हूँ। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि जितने प्रश्न आप तैयार करोगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम चांस होते हैं जो पढ़ा हुआ मिलता है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाइए, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर आपको पढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और स्टूडेंट, जैसे ही आप प्रश्न करेंगे तो प्रश्न की संख्या आप डाले करें, और प्रश्न की संख्या लिखने के बाद ही आंसर करा करें, ठीक है। कोई कुछ बच्चा आगे रहता है, कुछ वीडियो के पीछे रहते हैं। नहीं तो एक काम क्या करें कि सबसे लास्ट में जब वीडियो चले करें तो उसके शुरू में पहुंच जाया करो, शुरू में बिल्कुल, कि जो वीडियो का बिल्कुल लास्ट है उसके शुरू में ही पहुंच जाया करो, ठीक है। और शुरू में पहुंच के जब आंसर बताया करो जहाँ से वीडियो हमारी शुरू हो रही हो। अगर आप बीच में हैं तो कुछ क्वेश्चन पीछे होते हैं, कुछ बच्चे कुछ आगे होते हैं, ऐसा मत किया करो, ठीक है। अब जैसे ही वीडियो शुरू हुई, कुछ बच्चे बाद में जुड़ेंगे, तो जुड़ने के बाद जो जहाँ से जुड़ेंगे वहीं से आएंगे वो। अगर हमारी वीडियो 5 मिनट चल गई है तो वो अगर 2 मिनट पा रहे हैं तो 2 मिनट की वीडियो इनको मिलेगी शुरू की। अब जो बच्चा 5 पे पहुँच गया, कुछ बच्चे 2 पे हैं, तो एक काम करो, तो हम इस वाले सर्कल जो नीचे चल रहा हो वीडियो के उसे शुरू में कर लो, सबसे लास्ट में, और ले जाकर वहाँ से आप उसके साथ साथ आंसर दीजिए। जो क्वेश्चन आपके रह जाते हैं उसे बाद में कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले प्रश्न जो होंगे हमारे वो जीएस के होंगे स्टूडेंट, और जीएस के वेरी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। आप आंसर बताएंगे और देखेंगे कि हाँ हमारे कौन कौन से प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्टली हैं। आज जीएस के हम कम से कम 70 प्रश्न लगाएंगे स्टूडेंट। 1 घंटे में हम सब कुछ करेंगे। जीएस के 70 प्रश्न लगाएंगे, हिंदी के 30 से 40 प्रश्न लगाएंगे स्टूडेंट। और आप लोग मेरे साथ बने रहें। और स्टूडेंट, अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ये काम जरूर कर लेना स्टूडेंट। चलिए शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस नंबर 4। पहले हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न आएंगे, ठीक है। और सामान्य ज्ञान के स्टूडेंट मैं आपको 70 प्रश्न कराऊंगा, उससे पहले आप कहीं नहीं हिलेंगे, ध्यान रखना। आप जैसे मैं पढ़ाता रहूँगा वैसे ही पढ़ते रहेंगे अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो। और फिर देखना कि सिलेक्शन कैसे नहीं होता स्टूडेंट आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है स्टूडेंट। हमारा पहला प्रश्न है स्टूडेंट, सामान्य ज्ञान। हमारा पहला जो पोर्शन है वो सामान्य ज्ञान चलेगा। और स्टूडेंट कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस लिखत को रेखांकन लागू होता है। निम्नलिखित में से किस लिखत को रेखांकन लागू होता है, प्रश्न कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है विनिमय बिल, बचत पत्र, हुंडे या चेक। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट, कमेंट करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और स्टूडेंट कमेंट करते रहें। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर चेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेक। चेक लिखत का रेखांकन लागू होता है, तो चेक लिखत का रेखांकन लागू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज राशो को किसने पराजित किया। तो जो तराइन की दूसरी लड़ाई थी उसमें पृथ्वीराज राशो को किसने पराजित किया था। तो बताना है स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न है और आपके लिए वेरी मोस्ट है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज राशो को किसने पराजित किया। तो महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट।
और एक बात और बताइए स्टूडेंट, अगर तराई की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, ये आपको सनी बताना है। चलिए, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर गलत भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करें स्टूडेंट, कमेंट करिए इस प्रश्न का। आप बहुत इजी क्वेश्चन है कि तराई की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी और पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। और ये हुई कब थी स्टूडेंट, तो ये हुई थी 1192 में। कब हुई थी, 1192 में। कुछ बच्चों को बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। और स्टूडेंट ऐसे जुड़े रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप चुटकियों में क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है, बस पढ़ते रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या मंत्रालयों की मांगों का लिंगोटिन किया जाना। तो स्टूडेंट बताइए कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, आप लोगों ने कमेंट करिए, वेरी गुड। और स्टूडेंट कमेंट किया करो, ज़्यादा तो कमेंट करो, मैं जब ये पता चले कि आपकी याद है या नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, अगर आपकी याद नहीं है तो लगाइए आंसर शून्यकाल, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। काकरापारा परियोजना किस राज्य में स्थित है। काकरापारा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो बताएंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो बताएंगे काकरापारा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वेरी गुड, आपने कमेंट किया गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने क्या उपाधि धारण की थी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने क्या उपाधि धारण की। तो शेर शाह, अमीन उद्दौला, शेर इलाही, हजरत आला। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमेंट करो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा। और स्टूडेंट रात की तरह मत कर देना, इस रात आप कल की रात की तरह मत कर देना कि हाँ बीच में आए और क्वेश्चन छोड़ के चले गए, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आप यहाँ नाम करने नहीं आते कि हाँ मैं आया था लाइव, आप यहाँ क्वेश्चन लगाइए जब भी आपका बेनिफिट है स्टूडेंट, नहीं तो आइए मत आप लाइव, ठीक है। अगर आप आए हैं तो क्वेश्चन को लगाइए और एक एक क्वेश्चन लगाकर जब जाना, ठीक है, आराम से। 1 घंटे में कुछ नहीं हो रहा है, 1 घंटे में आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा आज मैं, ठीक है। कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन होंगे आज में। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां की उपाधि जो धारण की थी वो कितने की थी। तो हजरत आला, कितने की थी, हजरत आला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है। राज्यसभा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए या लोकसभा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो जाएगा वो किसका हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के लिए। क्या हो जाएगा, लोकसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम क्या है। तो चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम बताना है स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो आप लोग जानते हैं अवरोही क्रम, घटता क्रम होता है स्टूडेंट। तो बताना है कि चावल उत्पादन राज्य का अवरोही क्रम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आपका हो जाएगा डी आंसर। पहले पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कि पहले पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारतीय पुलिस सेवा का परीक्षण यानी कि परीक्षण कहाँ होता है। परीक्षण कहाँ होता है, ठीक है। भारतीय पुलिस सेवा का परीक्षण कहाँ होता है। मंसूरी, नागपुर, माउंट आबू या हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो बताइए कमेंट में। तो भारतीय पुलिस का परीक्षण कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए जल्दी। वेरी गुड, करिए कमेंट, करिए। और स्टूडेंट सभी बच्चे कमेंट करो जितने भी जुड़े हुए हों। वेरी गुड, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट है कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नीलगिरी, अरावली, विंध्याचल, पालनी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए। तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट आंसर पालनी। और स्टूडेंट यहाँ पे एक बात बतानी है आपको कि पालनी कहाँ पे है, किस राज्य में है स्टूडेंट।
कमेंट करिए अगर पता हो तो पालनी जो है ओल्ड स्टैंड वो हमारे तमिलनाडु राज्य में, कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में ओल्ड स्टैंड, ध्यान रखना है। अगर देखेंगे जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, और इसका आंसर सही बच्चे बता सकते हैं कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन जम्मू कश्मीर में, कहाँ है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूएई के साथ किन दो अन्य देशों ने जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अपनी सहमति जताई है, जॉर्डन और इजराइल, इजराइल और भारत, ईरान और इराक, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन में हो जाएगा ए आंसर, क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, जो सहमति जताई है ऑप्शन में वो जताई है हमारे किसने जताई है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्डन और इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है, आरबीआई, राज्य सहकारी बैंक, एसबीआई या नाबार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा कि जो संस्था है ग्रामीण अवस्था विकास कोष की कार्यक्रम की वो नाबार्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कौन सा है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, वेरी गुड, कमेंट करेगा क्वेश्चन सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 1/10 सेकंड तक, कब तक रहता है, 1/10 सेकंड तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रव्य भाषा का दर्जा दिया गया, गुजराती, मलयालम, तमिल, मराठी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो पूछा है कि कौन सी भाषा को केंद्र सरकार द्वारा श्रव्य क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन आपका तमिल, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा तमिल भाषा को। नेक्स्ट है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो स्टूडेंट कमेंट करें आंसर क्या होगा, अणु, ऋणायन, परमाणु या धनायन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाए क्या हो जाएगा स्टूडेंट। वेरी गुड करते रहे कमेंट स्टूडेंट, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट सभी के। सुशील कुमार आप भी कमेंट करो सही से, प्रश्न को पढ़े करो, सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं कमेंट करते रहें। वेरी गुड, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा सी आंसर, क्या हो जाएगा, सी आंसर परमाणु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की, तो किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी उस टाइम, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमेंट की झड़ी लगा दो उस क्वेश्चन पे तो। ठीक है, वेरी गुड करते रहे कमेंट। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की, अगर यही प्रश्न आपको नहीं पता है तो मुश्किल पड़ जाएगा एग्जाम पास होना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड, क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, लोक लेखा समिति, नियम समिति, सरकारी उपक्रम समिति या याचिका समिति। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो सकता है ऑप्शन बताइए जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, आपने कमेंट करें ऑप्शन और भी कमेंट करिए, देखता हूं मैं किस किस का आंसर सही है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या आ जाएगा, लोक लेखा समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो सकता है कि भारत संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है, कौन है। तो स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए कमेंट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, क्या है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, धनायन कब बनता है, धनायन कब बनता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकलते हैं। तो बताइए धनायन कब आता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19। वेरी गुड,
बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब हमारा क्या आता है, धनायन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, धनायन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे और स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस एक प्रांत का गवर्नर था? तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस एक प्रांत का गवर्नर था स्टूडेंट? तक्षशिला, तोशली, उज्जैन या सुवर्णगिरी? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा, उज्जैन। और कहा जाता है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय उसका पुत्र अशोक, ठीक है, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, उज्जैन नामक प्रांत का गवर्नर था। ठीक है, कहाँ का था, उज्जैन का। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 21, मराठों एवं अफगानों को मानसवदारी तथा प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या बहादुर शाह? कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो स्टूडेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो बताएंगे कमेंट में कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई। 1816 में, 1818 में, 1820 में, 1822 में? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आपके सभी के आंसर सही हैं, कुछ के आंसर गलत भी हैं। तो 1820 में। कब हुआ, 1820 में। नेक्स्ट, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? स्टूडेंट ऐसे प्रश्न, वाह भाई वाह, मौज आ जाएगी आज। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सही बच्चे बताएंगे कि पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कमेंट करते रहें और स्टूडेंट बहुत बढ़िया। जो बच्चे पढ़ रहे हैं कल को उनकी जॉब पक्की है, और स्टूडेंट पढ़ते रहें, आप लोग मेहनत करते रहें, बाकी फल आपको मिलेगा पक्का। ठीक है, आप मेरे साथ मेहनत करते रहें, बस देखते रहें क्वेश्चन को। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा। तो बताएंगे पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? तो स्टूडेंट आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या खो खो? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। तो ऑल स्टैंड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करें कमेंट करो ऑल स्टैंड, वेरी गुड। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? सबको पता है, बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 ऑल स्टैंड, क्योंकि जो प्रश्न नहीं आए हुए थे उन्हें मैं छोड़ दिया है। ठीक है, देखिए, कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 34, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा, मुरादाबाद? तो बताएंगे कृत्रिम अंग वो केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कानपुर। कहाँ हो जाएगा, कानपुर। यानी कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरणों का निर्माण करता है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और इसका मुख्यालय कानपुर में है। ठीक है, उस टाइम तो ध्यान रखना है, जो इसका मुख्यालय है वो कानपुर में है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, और ये विकलांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए कृत्रिम अंग सहायक होता है उपकरण, ठीक है, बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद का गठन कब किया गया था। और जो इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा आप लोगों से बहुत अच्छे सुनना क्वेश्चन, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1973 से 74, 1980 से 81, 76 से 77, 70 से 71? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1976-77 में। तो कहा जाता है कि गन्ना शोध कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा दिसंबर 1976 में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। वर्ष 1977 में गन्ना शोध गठन में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत
पंजीकृत करके एवं स्वयंसेवी संस्था उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय शाहजहाँपुर है। कहाँ है? शाहजहाँपुर है, ठीक है, रखा गया। तो ध्यान रखना उस टाइम, तो शाहजहाँपुर इसका मुख्यालय रखा गया, ठीक है। तो जो गन्ना शोध परिषद का गठन हुआ था वो 1976-77 में हुआ था उस टाइम। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए, और ये सभी को पता हो उस टाइम कमेंट करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका ए आंसर हो जाएगा उस टाइम, और तीसरा स्थान है, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है उस टाइम? तो बताइए किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उस टाइम कमेंट करें, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है उस टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, करते रहे कमेंट। डी आंसर कानपुर, क्या हो जाएगा? कानपुर। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो स्टैंड। वेरी गुड, आपका कमेंट बहुत बड़े अच्छे हैं कुछ बच्चों के। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। इसमें जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 80.1% है। कितनी है? 80.1%, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अब मैं स्टूडेंट आपको ऐसे 40 प्रश्न लेकर आया हूँ जो मैंने खुद ही बुकों से कलेक्ट किए हैं और मैंने बनाए हैं, ठीक है। उन प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब क्योंकि ऐसे प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने ला रहा हूं, आप उन प्रश्नों को जरूर लगाएं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं आपके लिए अगले 40 प्रश्न लेकर आया हूँ जीएस के, तो उन्हें जरूर देखें, ठीक है। तो देखिए अगले 40 प्रश्न क्या क्या बताते हैं, और इसमें आपके कितने सही हुए हैं स्टूडेंट वो भी आपको बताना है। तो अगले 40 प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, उसका देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। देखिए स्टूडेंट, चलते हैं अगले 40 प्रश्नों। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है स्टूडेंट, तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताएं। तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं स्टूडेंट, और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को जरूर करना कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो बताएंगे गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो स्टूडेंट एक बात और बता दूं, अगर ये प्रश्न आप पढ़ लेंगे तो अगर आप भूल जाएं तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है। अगर एक बार आपने प्रश्न देख लिया और एग्जाम में आ जाए तो आप ऑप्शन देखते ही आंसर लगा देंगे स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन आप बताइए कौन सा हो सकता सही? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट गुरु अर्जुन देव। कौन सा हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग्स या कर्जन। तो द्वैध शासन नीति को जो समाप्त करने वाले थे वो कौन थे? बताइए कमेंट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 4 है। राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा मराठों ने। किसने किया था? मराठों ने। और स्टूडेंट आप भी क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दिया करें, मेरा इंतजार न करें, क्योंकि मैं तो आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि आपको मुझे आप कम से कम 100 प्रश्न देने हैं, ठीक है। कुछ हिंदी के प्रश्न भी कराने हैं आपको। तो बंगाल ने द्वैध शासन कब तक चला? बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला स्टूडेंट बताइए? 1757 से 1767, 1764 से 1793, 1765 से 1772, और डी ऑप्शन है 1760 से 1793 तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कमेंट करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा सी आंसर, 1765 1772। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना, लखनऊ, तमिलनाडु, मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट पटना। कहाँ था? पटना में था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में, 1853 में, 1863 में या 1873 में। तो बताना है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा उस टाइम वो हो जाएगा हमारा 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किस भारत का यानी किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है?
ठीक है क्वेश्चन, यहाँ मिस्टेक है थोड़ी सी। ये होगा किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? नाना साहेब, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन कमेंट करें, आपके लिए ही प्रश्न लेकर आए हूँ क्वेश्चन, और मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करें मेरे साथ साथ, ठीक है, करिए मेहनत और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑल स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो इन्हें पहला आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना पूछिए कब हुई? 1920, ऑप्शन 1925, 1929। तो बताना 1920, 1925, 1929, 1935 कब हुई थी स्थापना, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? स्टूडेंट बताइए। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहें स्टूडेंट, और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। लास्ट चल रहा है, ठीक है, कह देना कि देख लो प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न बनाए हैं सर ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। तो बी ऑप्शन में हमारा कौन सा है? भाग 2। कौन सा है? भाग 2। कानून के सम्मान संरक्षण का वाक्य कहाँ से लिया गया? कानून के सम्मान संरक्षण का वाक्य कहाँ से लिया गया स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या जाएगा? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और स्टूडेंट कमेंट करते रहें, मैं आपके सभी के कमेंट देख रहा हूँ स्टूडेंट, किसके सही जा रहे हैं बाद में बता दूंगा कि हाँ कितने बच्चों का आंसर सही है। तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। तो भाग 17, भाग 19, भाग 20, भाग 18। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? भाग 20, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 1963 नहीं सॉरी, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 174। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 170 में है। किस में? अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है, किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है ऑप्शन? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बी नहीं होगा ऑप्शन। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा 60। कितनी हो सकती है? 60, ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? जो क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कमेंट करें क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि आपसे ही हमारा हौसला बनता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन में हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। नेक्स्ट, सेबी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 16 है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988, 1990, 1993, 2002। तो सेबी की स्थापना कब हुई स्टूडेंट बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा 1988 में हुई थी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1855, 1861, 1875, 1885। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। तो बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा हमारा ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद स्टूडेंट हिंदी के प्रश्न लगाएंगे हम, और हिंदी के आलिशान प्रश्न में आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हिंदी के ही प्रश्न होते हैं जो आपके लिए 101% आपके लिए जो पूरे नंबर लाते हैं, ठीक है। हिंदी और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हो स्टूडेंट, आपको रीजनिंग की कुछ भी लगा करूँगा स्टूडेंट ऐसे ही, मगर कुछ समय बाद पहले आप जीएस को एक मजबूत कड़ी दे दीजिए, फिर उसके बाद में हिंदी आप कर रहे हैं, उसके बाद में हम रीजनिंग कराएंगे स्टूडेंट आपको, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर पता चल गया था आपको, ग्रेट ब्रिटेन। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है?
तो क्वेश्चन नंबर खनन उद्योग, विद्युत उद्योग, बैंकिंग उद्योग, कपड़ा उद्योग। तो स्टूडेंट भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है वह है कपड़ा उद्योग। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, HCL टेक। तो बताना है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो आपको सभी को पता है स्टूडेंट, कमेंट करिए। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। कुछ आंसर रॉन्ग भी बताते हैं स्टूडेंट, कोई नहीं, आप यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो TCS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? TCS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की मध्य प्रदेश में पीताम्पुर किसके लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है स्टूडेंट? कागज, जूट, ऑटोमोबाइल्स, एल्युमिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोमोबाइल्स। किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल्स। ऑप्शन नंबर सी। भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है। तो भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य। तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा स्टूडेंट बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आप कमेंट करें पहले। और स्टूडेंट कमेंट को ना रुकने दें बिल्कुल भी, और शुरू में वीडियो को लाइक करें। यहाँ तो आप लाइक करते हैं, मगर जो सबसे शुरू में आप वीडियो को बैक करोगे, बैक करने के बाद लाइक का ऑप्शन आता है, वहाँ भी लाइक करें स्टूडेंट। वहाँ पे बहुत कम लाइक होते हैं, जितने बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं उससे भी कम लाइक होते हैं स्टूडेंट। ऐसे क्यों? आप जितने बच्चे वीडियो देखते हैं उससे ज़्यादा ही लाइक किया करो स्टूडेंट वहाँ पे जाके। तो वीडियो को जरूर लाइक किया, ठीक है। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनसे दुगने बच्चे जितने आते हैं वीडियो देखने, सभी लाइक करके जाया करें वीडियो को। तो इन्होंने पूछा है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर जो 23 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी, महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। तो बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कमेंट करें। वेरी गुड, आप सभी बच्चे कमेंट करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है स्टूडेंट? वाराणसी में, लखनऊ में, मैसूर में, बेंगलुरु में। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो स्थित है वो कहाँ पे है बताइए? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी। नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो स्टूडेंट लास्ट में ऐसे प्रश्न है जो आप देखते ही आंसर लगाएंगे, तो लास्ट तक बने रहना। क्वेश्चन 40 हैं और, ठीक है। और हिंदी के प्रश्न इसके बाद शुरू करते हैं स्टूडेंट। हिंदी में तो आपको पूरे नंबर आएंगे, निश्चित रहिए, आप लगाते रहिए मेरे साथ साथ। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था स्टूडेंट? बताना। निर्धनता का उन्मूलन, समष्ट आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय के साथ विकास, और ऑप्शन नंबर डी है अल्पसंख्यकों का विकास। तो बताएंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो समष्टि आर्थिक वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, पृथ्वी, शनि। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट कमेंट करें। तो सौरमंडल का सबसे घनत्व वाला जो ग्रह है स्टूडेंट क्या है? शनि है। डी ऑप्शन। क्या है? शनि। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? व्योमा, स्टेनली, एंजल, नियाग्रा। तो बताना है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो एंजल आपको सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो एंजल है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजल। नेक्स्ट है निम्न में से किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानता है? और सभी को पता है इसका आंसर, तो आप कमेंट करते बता दें एक बार कि हाँ क्या हो सकता है आंसर। करिए कमेंट। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील? मालवी, विक्टोरिया, चाड या टाना। तो बताइए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 30। हाँ वेरी गुड, गजब। तो यही होते हैं बच्चे की पहचान। तो बताइए विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, गरीबा बांध निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो गरीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जेम्बेजी, नील, जेरे, नाइजर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए स्टूडेंट। तो कौन सी नदी पर स्थित है? जेम्बेजी, ठीक है, ए ऑप्शन। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है स्टूडेंट? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएं। दामोदर, वराकर, हुगली या महानदी? तो आपको सही बताया, हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर है अवस्थित है? वो महानदी पर है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कलमाकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी लोक नृत्य। तो कलमकारी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिहार, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश? तो बताना है ऑप्शन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन? आंध्र प्रदेश, डी आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट देखो ऑप्शन, टाइम देख लो कि हमने कितने कम समय में ये हमने 40 प्रश्न कर लिए हैं। 40 मिनट भी नहीं लगने दी मैंने आपको। ये हमने 40 प्रश्न ये कर लिए हैं, 30 और 40, 37, 38 प्रश्न वहाँ करे हैं। तो ऑप्शन देखो 70 प्रश्न हम कितने कम समय में करे हैं। और एक बात और सुन लेना ऑप्शन, अगर यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ गए ना, तो अगर ऑप्शन मिल गए तो आप इन्हें जिंदगी में आप कभी नहीं छोड़ सकते। तो ध्यान रखना, रोज के मैं आपको कितने प्रश्न कराना हूँ ये भी लिख कर रख लेना, कब से मैंने आपको शुरू कराए ये भी लिख कर रख लेना, और ये भी लिख कर रखना कि जब आप पेपर देने जाओ कितने प्रश्न इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो एक विश्वास के साथ पढ़ते रहें, और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, मयूरभंज छाऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मयूरभंज छाऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। नेक्स्ट, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म जनक, वाद नारायण, कृष्ण या याज्ञवल्क्य? तो बताइए भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा वो होगा कृष्ण, सी आंसर। नेक्स्ट, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है। तो चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? करणी माता मंदिर, लिंगराज मंदिर, वहेदेश्वर मंदिर, राजा रानी मंदिर? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, आपने आंसर बताया, करणी माता मंदिर। क्या हो जाएगा? करणी माता। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? लद्दाख, कन्याकुमारी, अंडमान या श्रीनगर? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा वो स्टूडेंट हो जाएगा हमारा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा? पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इटली में है, वी आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? इटली में है, ठीक है। स्पेन में, इटली में, फ्रांस में या पार्शिया? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इटली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा? तेलुगु, तमिल, मराठी, बांग्ला? तो भारत की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा तेलुगु हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो डाक विभाग की स्थापना कब हुई स्टूडेंट? इसका कमेंट आप करिए, मैं आपको कम से कम 15 सेकंड देता हूँ। चलिए, आपने सभी ने इसका कमेंट किया, करते रहा करो स्टूडेंट कमेंट। अगर कोई बच्चा कमेंट से रह जाए कमेंट करते रहा करो। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 1854 में डाक विभाग की स्थापना हुई थी स्टूडेंट। तो ये थे हमारे 40 प्रश्न। अब हमारे हिंदी के महासंग्राम चलेगा स्टूडेंट, और हिंदी के तो आप तलबगार हैं कि कब हिंदी आए, हम पूरे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हिंदी जरूर लगाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि हिंदी तो आपका मोस्ट ही सब्जेक्ट है स्टूडेंट, और हिंदी में तो आप धज्जी उड़ा दोगे, क्योंकि आपने इतना अच्छे से पढ़ रखा है। और किसके द्वारा? आसिम मलिक के द्वारा, ठीक है। क्योंकि हिंदी को आप पढ़े से करेंगे, क्योंकि आपने हिंदी को आपने आसिम मलिक के द्वारा पढ़ रखा है, और कूट कर आपको मैंने हिंदी आपके दिमाग में फिट कर दिया स्टूडेंट। और आज के प्रश्न देखो कितने लाजवाब हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी लगा देगी बिंदी स्टूडेंट, ध्यान रखना, हिंदी में जलवा होगा आप लोगों का, ठीक है। तो हिंदी शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। और हिंदी का जो आज प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है वो चौथा प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है स्टूडेंट। और इससे पहले आपने कितने सेट लगा लिए हैं, और हिंदी के कितने सारे प्रश्न? कल मैंने आपको हिंदी में आपको उत्तर प्रदेश दरोगा का पेपर दिखाया। देखिए स्टूडेंट, आपके लिए मैं कितना कुछ कर रहा हूँ। तो आप लोगों का कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कराएँ, कहें लोगों से कि शाम को 1 घंटा आप इस वाले चैनल से पढ़ें, और आपको इतने सारे क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएंगे आपके कि बहुत सारे क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन को ही आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो स्टूडेंट, ना पढ़ने से बेहतर यह है कि आप 1 घंटा पढ़ लें, तो कुछ तो सीखोगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 114 की ओर चलते हैं। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, और हिंदी के सही प्रश्न आप नोट कर लें। जो प्रश्न आपसे नहीं आता उसे नोट जरूर कर लिया करो स्टूडेंट। तो ये कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट आप कमेंट करें,
और कमेंट की तो आप हिंदी में तो झड़ी लगा देंगे क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी तो आपका है सब्जेक्ट है कि आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन तो कहा जाता है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अकरांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, अकरांत। क्वेश्चन नंबर 115 है कि आईना कैसा शब्द है। तुर्की, हिंदी, अरबी, फारसी। तो बताना है आईना कैसा शब्द है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर बताएंगे। तो आईना जो शब्द है क्वेश्चन वो कैसा है, फारसी शब्द है। कैसा शब्द है, फारसी। नींबू का तत्सम रूप होगा। तो नींबुक, नीम, नीम, नींबू। तो नींबू का तत्सम शब्द क्या होगा क्वेश्चन, तो बताएं क्वेश्चन नंबर 116। अरे वेरी गुड, गजब। ऐसे ही कमेंट करो स्टूडेंट, मज़ा आता है कमेंट देखने में आपके। तो नींबू का जो तत्सम शब्द होगा वो स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा हमारा, नींबुक हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, दो वर्णों के मिलाप से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मिलाप से होने वाले विकार को क्या कहते हैं स्टूडेंट। ऐसे प्रश्न स्टूडेंट आप मिनट और सेकंड में लगाएंगे। तो 117 का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, संधि कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है, इनमें से कौन स्त्री प्रत्यय है। इनमें से कौन सा स्त्री प्रत्यय है, यत, आई, अन्य, या। तो स्त्री प्रत्यय बताना है कि कौन सा स्त्री प्रत्यय है स्टूडेंट। अगर आपने स्त्री प्रत्यय पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता होगा। तो स्त्री प्रत्यय बताना है कि इसमें से कौन सा स्त्री प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 118 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इया। क्या हो जाएगा, इया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, आविकारी शब्द क्या होता है। आविकारी शब्द क्या होता है, विशेषण होता है, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, अव्यय। तो क्वेश्चन आपको मैंने ये बताया था क्लास में भी कि आविकारी शब्द किन्हें कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया या अव्यय। तो क्वेश्चन बताइए। तो आविकारी शब्द जो कहते हैं क्वेश्चन किसे कहते हैं, तो अव्यय कहते हैं, क्योंकि बाकी सब विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हमारे विकारी शब्द हैं, सिर्फ आविकारी शब्द होते हैं अव्यय। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। तो किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। तो उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी, उसने पुस्तक पढ़ी। ठीक है क्वेश्चन। तो देखिए उसमें लिखा उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी होगी, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी थी। तो कौन सी क्रिया सामान्य भूतकाल में है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन, तो बताएं। तो उसने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, पढ़ी नहीं है, नहीं पढ़ी, ठीक है क्वेश्चन। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलस्य शब्द का विशेषण बताना है, आलसीपन, आलसी, आलस, आलस। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, बताइए। तो आलस्य का हो जाएगा आलसी, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी। उसने, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। तो क्वेश्चन कैसा वाक्य है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन इनके बारे में आपको सबको पता है कि उससे अब अकेला नहीं रहा जाता। तो ध्यान रखना है, उससे अब अकेला नहीं रहा जाता क्वेश्चन, ध्यान रखना। वाक्य की बात क्या कह रहा है कि उससे अब अकेला नहीं रहा जाता। तो बताइए आप क्या करें, हम उससे अकेला नहीं रहा जाता तो कौन सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 122 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भाववाच्य है। ठीक है, तो एक भाव दिख रहा है, तो अब कुछ तो सोचना पड़ेगा उसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 123 पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 को हमने गैप कर दिया है क्योंकि जो ऐसे प्रश्न थे जो एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था। तो 128 पाइए। तो देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त, हिंदी तो देवनागरी में लिखी जाती है क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ। तो अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त बतानी है कि कौन सी भाषा और लिखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मराठी। तो हिंदी का अलावा मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बी आंसर। नेक्स्ट है, उद्धव शतक के रचयिता कौन है। तो उद्धव शतक के रचयिता कौन है, व्रजरत्न दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरियोध या मुकुटधर पांडे। तो क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर बताना है कि उद्धव शतक के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुकुटधर पांडे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन आप भी कमेंट करें, आप कमेंट की झड़ी लगा दें। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है, क्वेश्चन कई बार आपको पढ़ा भी दिया कि एक पुष्प की अभिलाषा, एक पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है क्वेश्चन, श्याम राम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, हरियोध रामरेश त्रिपाठी। तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं, एक पुष्प की चाह, या एक पुष्प की चाह नहीं है, एक पुष्प की अभिलाषा। तो ये हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त। किसकी है, सियाराम शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 130 का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, किस पद में द्विगु समास है। चरण कमल,
राम श्याम, हिमालय या पशेरी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर क्या हो जाएगा और किस शब्द में द्विगु समास पूछा है क्वेश्चन नंबर 131। तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पसेरी। तो किस शब्द में द्विगु समास है स्टूडेंट, पसेरी का मीनिंग बताएंगे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का क्या अर्थ है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का क्या अर्थ है स्टूडेंट बताना है। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, उपकार न मानना, स्वयं, अपने को हानि पहुंचाना, आत्महत्या करना या अनाड़ीपन करना। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है सभी को किसी का क्या नुकसान करेगा, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, ठीक है। तो 132 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कुमुद, श्वेत, कमल इत्यादि के विभिन्न अर्थ हैं। तो कुमुद, श्वेत, कमल इत्यादि के जो विभिन्न अर्थ है वो क्या हो सकते हैं, किल, गौरव, केरव, घायल। तो बताना है कुमुद, श्वेत, कमल इत्यादि के जो विभिन्न अर्थ है वो क्या हैं। तो आप सभी जानते हैं केरव, क्या है, केरव है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 134वां प्रश्न, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। ऑप्शन बताएं कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। और आपको पता है कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार होगा स्टूडेंट, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 पर आइए, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। वह, कोई, जो, कौन। तो संबंधवाचक वाक्य बताना है। तो आप सभी जानते हैं जो आया है सो जाएगा, तो संबंध है। जैसी करनी वैसी भरनी संबंध है। तो जो आया है सो जाएगा, तो 135 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, वह घर से बाहर गया इस वाक्य में से कौन सा कारक है। वह घर से बाहर गया, इसमें कर्म, कर्ता, आपादान या करण। तो घर से बाहर अलग हो गया, घर से, और स्टैंड घर से निकल गया ना, तो बाहर गया तो इसका हो जाएगा आपादान। क्या हो जाएगा, आपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, तो देखिए 37 प्रश्न, अव्यय के भेद कितने होते हैं स्टूडेंट, 8, 6, 2, 4। तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो 37 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो आंसर होगा सभी जानते हैं कि अव्यय के 4 भेद होते हैं। 4 कितने होते हैं, 4। और स्टूडेंट कमेंट करें कि अव्यय के 4 जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमेंट बच्चों बहुत कम करते हैं आप लोग, पता नहीं क्या सोचते रहते हो यार। कमेंट तो क्या करो यार कि अव्यय के 4 भेद हैं, कौन कौन से हैं। समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, अच्छी है, वेरी गुड। तो और 2 और बताइए ऑप्शन, आपने पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं, बागी, देशद्रोही, विद्रोही या विश्वासघाती। तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप जानते हैं उसे देशद्रोही के नाम से जानेंगे, किस नाम से जानेंगे, देशद्रोही कहेंगे। क्या कहेंगे, देशद्रोही। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तम का विलोम शब्द कौन सा है। तो कीर्ति, निकृष्ट, विकृत, अधम। तो उत्तम का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, कीर्ति है या निकृष्ट है या विकृत है या अधम है। तो बताना है आपको उत्तम का विलोम शब्द। तो अगर आपने इसका भी आंसर नहीं बताया तो देख लेना। तो उत्तम, चलिए जल्दी बताइए कमेंट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अधम, क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा, डी आंसर। इंद्र का पर्यायवाची बताना है स्टूडेंट कि इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है। इंद्र का पर्यायवाची इसमें से बताना जो ऑप्शन है, कभी अपनी तरफ से बता दो। देवासुर, महिषुर, महेश, पुरंदर। तो इंद्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए। तो आपको सभी को पता है कि सर इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुरंदर। क्या हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, आग का तत्सम क्या होता है, आगी, अग्नि, अग्नि या अग्नि, अग्नि। तो स्टूडेंट देखो कैसे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। तो आग का तत्सम कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, आपको सभी ऑप्शन दिख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है आग का तत्सम। तो बताइए कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 141 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें तद्भव शब्द कौन सा है। इनमें तद्भव शब्द कौन सा है, श्याम, सत्य, वार्ता, मयूर। तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाम, तद्भव शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे,
समास का शाब्दिक अर्थ बताना है। समास का शाब्दिक अर्थ विस्तार होता है, विच्छेद होता है, संक्षेप होता है या विग्रह होता है। और स्टूडेंट कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर क्या हो जाएगा। और स्टूडेंट ऐसे प्रश्न आज के सारे कि आप आराम से कर सकते थे पूरे प्रश्न, और आप लोग जवाब भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 143 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, संक्षेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर, तो परमेश्वर में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो बताइए परमेश्वर, तो परम जो है जो ईश्वर तो है जो किस माता, कर्मधारय माता उस टाइम, तो परमेश्वर में कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट अक्ल का पुतला में कौन सा अर्थ है, तो बहुत चतुर, अत्यंत मूर्ख, अत्यंत धूर्त, बहुत बुद्धिमान। तो अक्ल का पुतला क्वेश्चन नंबर 145 का क्या हो जाएगा। अरे वेरी गुड, गजब। तो बहुत बुद्धिमान क्या है, बहुत बुद्धिमान, उसे बोलते हैं अक्ल का पुतला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, मुंह का निवाला का क्या अर्थ है। मुंह का निवाला बहुत कठिन काम, बहुत आसान काम, अत्यधिक, अत्यंत प्रिय या स्वादिष्ट एवं प्रिय। तो मुंह का निवाला आपको पता है कि भैया मुंह का निवाला तो आसानी होता है, तो बहुत आसान काम क्या हो जाएगा, बहुत आसान काम। नेक्स्ट हथेली पर सरसों नहीं जमती, क्वेश्चन नंबर दोबारा आ गया क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको एक बार और पढ़ा दिया है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है काम में मनमानी की नहीं चलती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहा तभी काम नहीं हो सकता, सर्वज्ञ होना या दान करना। तो स्टैंड हथेली पर सरसों नहीं जमती क्वेश्चन नंबर 147। तो वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा काम के लिए समय चाहिए, जब चाहा तभी काम नहीं हो सकता। यही चीज़ आपको बता रहा था मैं कि अगर आप रोज़ समय निकाल के पढ़ोगे तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती इस बार जरूर मिल जाएगी, पक्का गारंटी ले रहा हूँ मैं इस बात की। तो इसलिए ये बात कहा इन्होंने कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो कहा गया है कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट पेपर के टाइम पर तैयारी नहीं हो सकती, अभी तैयारी कर लीजिए अच्छे से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, लास्ट चल रहा है स्टूडेंट, 2 प्रश्न और बचे हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, तो इसका अर्थ होगा सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी किया तो सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन ध्यान रखना, सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं होती, कभी लगा दो। बिल्कुल पढ़ा लिखा होना होना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, कमेंट करो वेरी गुड कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 149, श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी थी। ऑप्शन भोजराज, भरत मुनि, आनंद वर्धन या विश्वनाथ। तो श्रृंगार रस को जो रसराज की संज्ञा दी थी ऑप्शन वो किसने दी थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर भरत मुनि ने श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी थी। तो स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और इस टाइम रात के समय हो रहा है उस टाइम, और आप अपने अपने घरों में बैठकर पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे उस टाइम। तो एक बात का ध्यान रखना उस टाइम कि हम भी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो लाइक ज़रूर करके जाना, लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके ये बताना कि आपका स्कोर आज के पेपर में कितना गया है, ये ज़रूर बताओ पहले। मैं जब भी भेजूँगा आपको, नहीं तो रोक लूँगा यहीं पे, इसी क्वेश्चन में रुका रहूँगा, जब तक भी आप रुको रहेगा, जाओगे तो फिर देख लेना, ठीक है। आप लोगों को यह बता के जाना है कि आपके कितना स्कोर बना, आपने किस लिए क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। और स्टूडेंट सभी प्रश्न पढ़ा करो यार, अच्छे से पढ़ा करो क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को तैयारी कराने आया हूँ मैं यहाँ पे। कॉपी पेन निकाल लिया करो अच्छे से और पढ़ा करो। देखिए लास्ट प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न, और आज का जो लास्ट प्रश्न है 150 वो क्या है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है। छंद की रचना किसके द्वारा होती है, स्वर के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से, गणों के समायोजन से और मात्राओं के समायोजन से। तो छंद की रचना किसके द्वारा होती है स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 150 आपका हिंदी का प्रश्न है, और जो आज का अंतिम प्रश्न है, तो बताएं कि छंद की रचना किसके द्वारा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा छंद गणों के समायोजन से। किसके, गणों के समायोजन से छंदों की रचना होती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का वर्क हम इतना ही छोड़ते हैं, और ये आपका अपना आशिम आपको सारी क्लास प्रोवाइड करा रहा था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आपको कैसी लगी क्लास, तो बताना है कि आपके इन 90 प्रश्नों में 90 से ज़्यादा ही प्रश्न होंगे स्टूडेंट, आप सभी को काउंट कर लेना और बताना 90-100 प्रश्नों में जितने भी आपके प्रश्न हैं ज़्यादा हुए हैं। तो स्टूडेंट ये बताना कि आपके 90 से 100 प्रश्नों में आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे या नहीं लगेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो बताइए आप।
आप खुद बताइए इस चीज़ को कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो लग सकते हैं स्टूडेंट, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए, तो आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं स्टूडेंट। तो अगर आपने मेरी वीडियो को शुरू में जो लाइक आता है उसे लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, और सभी स्टूडेंट को कह देना कि रोज़ का एक प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए अगर भला चाहता है ज़िंदगी में, तो ठीक है भैया। तो सभी स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। मैं इतना ही कहूँगा स्टूडेंट, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। गुड नाइट, शब खैर, अल्लाह हाफिज़।